हाय एवरीवन, दिस इज़ नित्या त्यागी। हम क्या पढ़ रहे थे? हम क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है द मुग़ल एम्पायर उसको पढ़ रहे थे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट पर मूव ऑन करने से पहले हम फर्स्ट क्लास के पार्ट का कुछ रिविज़न करेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि मुग़ल एम्पायर की नींव किसने रखी थी, तो मुग़ल एम्पायर की जो नींव है वो बाबर ने रखी थी। कब? जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। किसको हरा दिया था बाबर ने? इब्राहिम लोधी को 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। तो यहीं से क्या हुआ? यहीं से दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी। इब्राहिम लोधी को जब हरा दिया था बाबर ने, और यहीं से शुरुआत हुई थी मुग़ल एम्पायर की। मुग़ल एम्पायर की नींव को रखने का श्रेय दिया जाता है बाबर को। मुग़ल्स ने 16th सेंचुरी के मिडल से शुरू करके लगभग 17th सेंचुरी तक लगभग इन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर राज किया। उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट आज भी है। हर साल 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से ही तिरंगा फहराते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि कौन थे मुग़ल्स। तो अगर हम मदर साइड से बात करें उनकी, तो मदर साइड से देखें तो चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स थे। किसके? चंगेज़ खान। लेकिन जो मुग़ल्स थे, मुग़ल्स को मंगोल कहना पसंद नहीं था क्योंकि उनका नाम मस्कर से जुड़ा था। यानी चंगेज़ खान थे, इनके ऊपर बहुत सारे लोगों का कत्लेआम का इल्ज़ाम था। इन्होंने बहुत सारे लोगों का कत्लेआम किया था। इसलिए जो मुग़ल्स थे उन्हें अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं था क्योंकि चंगेज़ खान का नाम बहुत सारे लोगों के मैसेकर्स से जुड़ा था। वहीं दूसरी साइड हमने जब फादर साइड की बात की थी लास्ट वीडियो में, तो अगर हम फादर साइड से देखेंगे तो जो मंगोल्स थे उन्हें अपनी तीमुरिद लीनिएज पर बहुत ज़्यादा प्राउड था क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा किया था। उसके बाद हमने द रूलर्स एंड द आर्ट ऑफ कन्क्वेस्ट पढ़ा था। जब 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ाई होती है तो पहली बार सुपीरियर आर्टिलरी और गन पाउडर का यूज़ हमें इतना बड़ा देखने के लिए मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर का रूल रहा 1556 से लेकर 1605 तक, और इसको ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। अकबर ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया और ये सुलाही कुल जैसी पॉलिसी को भी लेकर आया, मतलब यूनिवर्सल पीस और सभी धर्मों का सम्मान, रिस्पेक्ट से सेम नज़र से सभी धर्मों को देखा जाएगा, और स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाया। और इसी की वजह से इसका जो एम्पायर है ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपेंड हुआ, उसकी पॉलिसीज़ अच्छी थी, तो अकबर को ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं का टाइम पीरियड रहता है 1530 से लेकर 1556 तक। 1530 से लेकर 1556 तक जो हुमायूं है उसने अपना थ्रोन खोया। शेर शाह सूरी से हार कर ये क्या हुआ? ये पर्शिया की ओर चला गया, पर्शिया भाग गया, और दोबारा 1555 में ये वापस आया थ्रोन को लेने, मतलब लगभग 15 साल बाद ये वापस आया। पहले शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, जिसकी वजह से हुमायूं को जो है वो पर्शिया भागना पड़ा था। और जब हुमायूं वापस आया 1555 में, 15 साल बाद लगभग, तो हुमायूं की वजह से पर्शियन आर्ट एंड कल्चर मुग़ल एम्पायर में आए, क्योंकि जब हुमायूं पर्शिया से वापस आया तो वो वहाँ के पोएट्स, पेंटर्स, स्कॉलर्स, आर्टिसंस, इन सबको अपने साथ लेकर आया था। तो हमें मुग़ल एम्पायर में पर्शियन आर्ट एंड कल्चर का ब्लेंड भी देखने के लिए मिलता है। वह थे हुमायूं, पिता थे अकबर के, और हुमायूं की डेथ जब हो जाती है तो हुमायूं की डेथ के बाद अकबर थ्रोन पे बैठता है जब वो सिर्फ 13 साल का था। और उनकी एज छोटी होने की वजह से इनके जो मिनिस्टर थे बैरम खान, वो ही सारी चीज़ों को संभालते थे जब तक अकबर बड़ा नहीं हो गया। अकबर के अगर रूल पीरियड की बात की जाए तो अकबर का जो रूलिंग पीरियड है वो 1556 से 1605 तक हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ का जो पीरियड है वो 1628 से लेके लगभग 1658 तक हमको देखने के लिए मिलता है। और इनके पीरियड को क्या कहा जाता है? इनके पीरियड को कहा जाता है आर्किटेक्चरल
गोल्डन एज, क्योंकि इस टाइम में इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने दो चीज़ें करवाई, पहला ताजमहल और दूसरा रेड फोर्ट, ये दो चीज़ें इनके टाइम में इन्होंने बनवाई। और कल्चर और वेल्थ की अगर बात करें तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जो कल्चर और वेल्थ है वो बिल्कुल अपने पीक पर था। वहीं लास्ट अगर हम बात करें औरंगज़ेब की, औरंगज़ेब का टाइम पीरियड रहा 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगज़ेब ने अम्पायर को सबसे बड़े साइज़ यानी मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंचाया, लेकिन डेक्कन वॉर्स ने उनकी आर्मी और ट्रेजरी ड्रेन कर दी। अब डेक्कन साइड में जब वॉर्स हुए तो इसमें क्या हुआ, इनकी जो आर्मी है उनकी ट्रेजरी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। अब सिंपल सी बात है, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आर्मी की या मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी और उतना ही खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, जब डेक्कन्स में वॉर होने लगे तो इनका जो वॉर है, इनके वॉर में आर्मी और ट्रेजरी ये बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगी। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर एंड सक्सेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा था। ऑर्डर और सक्सेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब कुर्सी की जंग, अगले राजा कौन बनेगा, कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन होगा। तो जो मुगल्स थे वो प्री मॉर्निंग गिंचर पर बिलीव नहीं रखते थे। मतलब प्री मॉर्निंग गिंचर में क्या होता था, प्री मॉर्निंग गिंचर में ये होता था कि जो फॉर एग्जांपल के लिए ये राजा है, ठीक है, ये किंग है, इसको हम फादर मान लेते हैं, और ये इसी का बेटा है, क्या है, इसी का सन है ये। अब इस राजा की अगर डेथ होगी तो इसका ये जो बेटा है वही राजा बनेगा, प्रोमिगेंशियल रूल ये कहता था। बट जो मुगल्स थे, मुगल्स इस प्रोमिगेंशियल रूल को नहीं मानते थे, वो फॉलो करते थे कॉर्पोरेंसी में। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉर्पोरेंसी क्या है, और ये कॉर्पोरेंसी तीमुरिड ट्रेडिशन से ही आई है, मतलब सभी बेटों में अंपायर बराबर ही बटेगा। प्रोमिगेंशियल रूल नहीं है कि जहाँ पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा या मतलब राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ये वाला रूल यहाँ पर नहीं है, प्रोमिगेंशियल रूल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मुगल्स कॉर्पोरेंसी रूल को मानते थे, जहाँ पर सभी बेटों में जो अंपायर है वो बराबर बटेगा, सभी संपत्ति जो है वो सारे बेटों में बराबर बटेगी। बट इससे एक प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी वजह से हर एम्परर की डेथ पर बेटों के बीच खूनी वॉर्स ऑफ सक्सेशन होते रहे। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी राजा के मान लो 4 बेटे हैं और अब राजा की डेथ हो जाती है, इनके जो फादर हैं इनकी क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो अब इनकी डेथ के बाद क्या होने लगा, अब इन चारों में क्या होने लगा, लड़ाइयाँ होने लगी थ्रोन को लेकर। किसको लेकर, थ्रोन को लेकर। अब कॉर्पोरेंसी में यही प्रॉब्लम आने लगी कि सबको पावर चाहिए थी, सबको वेल्थ चाहिए थी। तो क्या किया औरंगज़ेब ने अपने तीनों भाइयों को हराकर शाहजहाँ को जेल में डाल दिया। ठीक है, औरंगज़ेब ने क्या किया, मान लो ये औरंगज़ेब है, इसने अपने तीनों भाइयों को हरा दिया और शाहजहाँ जो था उसको जेल में डाल दिया। तो ये हमने देखा कि ऑर्डर सक्सेशन में जो मुगल्स थे प्रोमिगेंशियल को फॉलो नहीं करते थे, कॉर्पोरेंसी को फॉलो करते थे, जो तेरमोद ट्रेडिशन से बिलोंग करता था। और यहाँ पर क्या हुआ, फादर की डेथ के बाद कि जितने भी आपस में बेटे होते थे वो आपस में लड़ते रहते थे थ्रोन ऑफ सक्सेशन के लिए। वहीं अगर हम बात करें डिप्लोमेसी एंड डोमिनेशन की, तो डिप्लोमेसी ऑफ डोमिनेशन में अगर हम अकबर की तरफ से देखें तो अकबर ने सिर्फ लड़ाई ही नहीं की बल्कि राजपूत के साथ मैरिज अलायंस भी बनाए, और जो राजपूत हैं उनको अपने मुग़ल अंपायर के अंडर हाई रैंक्स या जिसे हम कहें मनसब्स, वो पोजीशन उनको दे दी। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने राजपूत के साथ क्या बना लिए हैं, आपने अगर मैरिज अलायंस बना लिए हैं राजपूत के साथ, अगर उनके घर की कोई बेटी आपसे शादी कर लेती है तो क्या है, जो राजपूत हैं वो कभी भी उस राजा पर हमला नहीं करेंगे। अपने दामाद पर कौन ही हमला करेगा, अपने सन इन लॉ पर
कोई हमला क्यों ही करेगा, और उतनी जो टेरिटरी है उस पर भी आपका कब्जा होगा। और कल को अगर आपसे कोई वॉर करने आता है तो आपको क्या मिलेगा, इनका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये अब आपके लिए क्या हो गए हैं, लॉयल दे दिए हैं। और दूसरी तरफ वहीं आपने इनको क्या दे दिया, हाई रैंक दे दिया है, मनसबदार बना दिया है इनको। अब जितनी हाई रैंक होगी उतना स्पेशल ट्रीटमेंट। फिर हमने पढ़ा था वतन जागीर पॉलिसी। अब ये वतन जागीर पॉलिसी में क्या था कि दुश्मन को हराने के बाद जो वतन जागीर है, वतन जागीर वापस दे देते थे एज एन असाइनमेंट। मतलब जितना भी ये लैंड पर अगर इन्होंने कब्जा किया होगा तो ये दुश्मन को हराने के बाद उसी को वापस दे देते थे, ठीक है, जिससे दुश्मन उनका लॉयल फ्रेंड बन जाए, क्या हो जाए, इनके प्रति लॉयल हो जाए मुगल्स के लिए। अगर हम फिर एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस की बात करें तो पर्शिया से खंडाहर पर लड़ाई रही। पर्शिया के साफिद रूलर्स जो थे उन्होंने खंडाहर पर लड़ाई उनकी चलती रही, और औरंगज़ेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को रिस्पेक्ट नहीं थी, जिसकी वजह से जो मराठास हैं, मराठास ने क्या किया, मराठास ने मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी थी। और मराठास को एकोमोडेट ना करके सबसे बड़ी गलती इन्होंने की थी, जो आगे चलकर इनके डाउनफॉल का कारण बनी। एंड एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने पढ़ा था पिलर्स ऑफ पावर, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। पहला था हमारा मनसबदार्स और दूसरा था हमारा जागीरदार्स। मनसबदार्स मतलब सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स, उनकी रैंक 2 नंबर्स से तय होती थी, पहले ज़ात और दूसरी सवार। जो ज़ात था उसमें पोजीशन, सैलरी और कोर्ट स्टेटस डिसाइड करता था वो, जो ज़ात रैंक है। और उसके बाद अगर हम सवार की बात करें तो कितने कैवलरी मैन रखने हैं ये वो डिसाइड करता था। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी मनसबदार में कि ये सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स थे, इनकी रैंक 2 नंबर्स से तय होती थी, पहला ज़ात दूसरा सवार। ज़ात हमें बताता था पोजीशन, सैलरी और कोर्ट स्टेटस डिसाइड करता था, और सवार जो है वो ये बताता था कि कितने घुड़सवार यानी कितने कैवलरी मैन रखने हैं, ये वो डिसाइड करता था। और जागीरदार, अगर हम बात करें जागीरदार की, तो जागीरदार इन्हें कैश सैलरी नहीं बल्कि लैंड रिवेन्यू राइट्स मिलती थी, जिन्हें जागीर बोलते थे। मतलब जो भी ये मनसबदार थे इनको जो सैलरी है, इन मनसबदारों को सैलरी कैश में नहीं मिलती बल्कि लैंड रिवेन्यू ग्रांट्स मिलते हैं कि एक लैंड को दिया जाएगा, उससे इन्हें लैंड टैक्स कलेक्शन का क्या मिलता था, इनको टैक्स कलेक्शन का, लैंड रिवेन्यू का इनको राइट्स मिल जाते थे। सबसे अमेजिंग पॉलिसी थी ट्रांसफ़र पॉलिसी। मनसबदार की पोस्टिंग्स और जागीर्स हर 2-3 साल में रोटेट की जाती थी, मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, ताकि ये एक रीजन में रहकर, मान लो अगर जो मनसबदार हैं वो 5 सालों से इसी रीजन में है, ठीक है, अब इसी रीजन में इसने लोगों का ट्रस्ट गेन कर लिया है, ये लोगों के लिए लॉयल है, और ये लोगों के मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ये लोगों की मदद करता है। तो अब क्या होगा, जो यहाँ इस रीजन के लोग हैं, इसी रीजन के लोग क्या होंगे, अब इस मनसबदार को सपोर्ट करना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से इस लोकल रीजन में ये मनसबदार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो कल को ये अपने रूलर के खिलाफ ही क्या ना कर दे, रिवोल्ट ना कर दे। और रूलर को इस बात का डर था कि अगर कल को ये ही रिवोल्ट मेरे खिलाफ करने शुरू हो जाएंगे तो मेरी पावर का क्या होगा। इसी डर के कारण, शायद इसी डर के कारण जो रूलर था, जो अकबर था, उसने ट्रांसफ़र पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें जो मनसबदार थे उनका हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र किया जाता था, ताकि कोई पावरफुल होकर सेंट्रल पावर के खिलाफ रिबेलियन ना कर दे। और औरंगज़ेब के टाइम पे अगर हम देखें तो औरंगज़ेब के टाइम पे मनसबदार्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और जागीर्स कम पड़ गए, जिससे किसानों पर टैक्स का प्रेशर बढ़ा और रिवोल्ट होने लगा। इतना सब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट एक क्विक रिविज़न जो मैंने अभी आपको बताया है वो समझ आया हो। तो चलिए हम अपना सेकेंड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम मुग़ल अम्पायर के सबसे ज़रूरी क्वेश्चन पर कि पैसा कहाँ से आता था। इतनी बड़ी आर्मी, लाल किला, ताजमहल और शाही शौक के लिए इनकम का सोर्स क्या रहा आखिर, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पूरी हो भी पा रही थी। तो इस इनकम का सोर्स था लैंड रिवेन्यू। मतलब
ज़मीन का टैक्स। इस रिवेन्यू सिस्टम को मैनेज करने के लिए मुगल्स ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीका बनाया था, जिसे हम ज़ब्त सिस्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम? ज़ब्त सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं। जो अकबर था, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था टोंडार माल, राजा टोंडार माल। इनके फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था। राजा टोंडार माल ने इस सिस्टम की नींव रखी थी। किसकी? ज़ब्त सिस्टम की। उन्होंने रेंडमली टैक्स नहीं लगाया, बल्कि पहले पूरे एग्रीकल्चर लैंड की क्या की, केयरफुल असेसमेंट की, उसको केयरफुली मेजर किया और क्लासिफिकेशन की। उन्होंने 10 ईयर पीरियड के दौरान हर क्रॉप की यील्ड यानी फसल की पैदावार और उसके मार्केट प्राइस का सर्वे किया, और इस सर्वे के बेस पर टैक्स कैश में फिक्स किया गया। इसी सिस्टमैटिक मेथड को हम ज़ब्त सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम राजा तोदार माल की बात करें, तो राजा तोदार माल की सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उन्होंने हर ज़मीन पर एक जैसा टैक्स नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने ज़मीन की फर्टिलिटी और उसके हिसाब से उसे 4 कैटेगरीज़ में बांटा, जिसमें सा पहला हमारा पोलाज में जिस ज़मीन पर हर साल खेती होती थी, ये था हमारा सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड। कौन सा? पोलाज कि ये वो लैंड था जिस ज़मीन पर हर साल खेती होती थी। उसके बाद आता है पारूती वो ज़मीन जिसे सॉइल की फर्टिलिटी वापस लेने के लिए 1 से 2 साल खाली छोड़ा जाता था। कौन से लैंड को? पारूती लैंड के लिए। कब तक? 1 से 2 साल, ताकि जो इसकी फर्टिलिटी है, ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो वापस आ जाए। उसके बाद था छाछर, जो 3 से 4 साल तक खाली रहती थी। कौन सी? छाछर। कितने सालों तक? 3 से 4 सालों तक। उसके बाद बंजर ज़मीन यानी अनकल्टिवेटेड लैंड, जो 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम से अनकल्टिवेटेड या हम कहें अनफार्म्ड थी। इस क्लासिफिकेशन का क्या फ़ायदा था? तो इस क्लासिफिकेशन का ये फ़ायदा था कि जिस ज़मीन पर कम फसल होती थी उस पर टैक्स भी कम लगता था। मान लो ये हमारे एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, और ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, हम इसको लैंड 1 कह लेते हैं, इसको लैंड 2 कह लेते हैं। अब 1 साल के अंडर इसमें 50 कुंटल गेहूँ हम उगाते हैं, ठीक है, 50 कुंटल, या हम कह लें 6 महीने के अंदर 50 कुंटल गेहूँ हमें मिल जाते हैं। और वहीं इसी ज़मीन पर हमें 2 कुंटल गेहूँ भी मुश्किल से मिल पाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि इस टैक्स सिस्टम में इस ज़मीन पर ज़्यादा टैक्स होगा और इस ज़मीन पर कम टैक्स होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम जो था वो एकदम फेयर सिस्टम था। अब सवाल आता है कि जो किसान है, जो पीजेंट है, तो पीजेंट को अब सवाल आता है कि किसान को अपनी फसल का कितना हिस्सा टैक्स में देना पड़ता था। मतलब कि जो पीजेंट है वो अपनी फसल का कितना जो हिस्सा है वो टैक्स में देगा। तो रिवेन्यू रेट सेट किया गया था एवरेज प्रोड्यूस का 1/3, यानी अगर किसान के खेत में 30 किलो अनाज उगा तो उसे 10 किलो का वैल्यू टैक्स में जाता था। मान लो ये एक पीजेंट है, इसने 30 किलो का अनाज उगाया, इस 30 किलो में से 10 किलो क्या होगा? टैक्स में चला जाएगा। ये टैक्स स्टैंडर्डाइज्ड कैश प्राइस पर कैलकुलेट करके कैश में लिया जाता था। अब सवाल आता है कि जो अकबर है या राजा तोदार माल है, अब वो तो खुद हर एक घर में जाएगा नहीं, हर एक गांव में तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है उसने कुछ तो ऐसे लोग अपॉइंट किए होंगे जो उनका काम करें। तो बीच में आए थे ज़मींदार्स। कौन? ज़मींदार्स इन्होंने अपॉइंट किए थे। अब ये ज़मींदार्स कौन थे? ये ज़मींदार्स जो हैं ये लोकल लैंड होल्डर्स या हेरिडेटरी लोकल चीफ्स्टन्स और हेडमैन थे। इनका ये रोल था कि ये स्टेट और पीजेंट्स के बीच इंटरमीडिएटरी का काम करेंगे। मान लो ये स्टेट है और ये हमारे पीजेंट्स हैं। अब इनके बीच एज अ ब्रिज कौन काम करेगा? एज अ ब्रिज इनके बीच काम करेंगे ज़मींदार्स। और इनकी ड्यूटी थी किसानों से रिवेन्यू कलेक्ट करना। क्या ड्यूटी थी इनकी? रिवेन्यू कलेक्ट करना। लोकल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना।
दूसरी इनकी ड्यूटी ये थी, ठीक है। उसके बाद और इस काम के बदले टैक्स का एक फ़िक्स पोर्शन ये अपने पास रखते थे। दो काम करते थे, पहला कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू और दूसरा लोकल एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और इस काम के बदले ये क्या करते थे, टैक्स का एक फ़िक्स पोर्शन या हम कहें एक हिस्सा ये अपने पास रख लेते थे। तो राजा तोदार माल का जब्त सिस्टम, 4 फोल्ड लैंड क्लासिफिकेशन और 1/3 रेवेन्यू रेट और ज़मींदार्स का नेटवर्क, इन सब ने मिलकर मुगल्स को एक सुपर स्टेबल इनकम दी। इसी स्टेडी रेवेन्यू की वजह से मुग़ल ट्रेजरी भरी रहती थी, जिससे वो अपनी विशाल आर्मी को फंड करते थे और ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स बनाते थे। तो देखा आपने कि कितना ज़बरदस्त उनका रेवेन्यू सिस्टम था, कितने अच्छे तरीके से लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो हमने अभी देखा कि जो राजा तोदार माल थे, राजा तोदार माल ने जब्त सिस्टम बनाया, जिसमें जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। किसमें? पोलाज, परौती, छाछर और बंजर में। इनको, इस ज़मीन को 4 पार्ट्स में बांटकर 1/3 कैश, 1/3 टैक्स कैश में फ़िक्स कर दिया गया कि इतना आपको टैक्स में देना पड़ेगा, इतना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी पॉइंट समझना ज़रूरी है कि जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मुग़ल थे, वो ज़ब्त सिस्टम को लागू नहीं कर पाए थे हर जगह। इन्होंने हर जगह इस सिस्टम को ये लोग लागू नहीं कर पाए थे। अब बात करें तो हर जगह अगर लागू नहीं कर पाए थे तो कहाँ कहाँ फिर लागू कर पाए? तो ये कहाँ लागू कर पाए ज़ब्त सिस्टम को? वहाँ लागू कर पाए जहाँ ज़मीन को मेजर किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था? जहाँ ज़मीन को नापा जा सकता था और अकाउंट्स रखे जा सकते थे। तो इन्होंने ऐसी 2 जगह चुनी जहाँ पर अकाउंट्स को रखा जा सकता था और ज़मीन मेजर की जाती थी। वहाँ पर इन्होंने ज़ब्त सिस्टम लगाया। अकाउंट्स जैसे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की तरफ, तो वहाँ पर अकाउंट्स रखना थोड़ा इजी होता था, तो वहाँ पर इन्होंने अपना ज़ब्त सिस्टम लगाया था। और कहाँ लागू नहीं हुआ था ज़ब्त सिस्टम? अगर कहाँ लागू नहीं हुआ था इसकी बात करें तो वो गुजरात और बंगाल में लागू नहीं हुआ था। गुजरात और बंगाल जैसे प्रोविंसेस में, क्योंकि वहाँ ज़मीन का इतना एक्यूरेट सर्वे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो वहाँ पर ये ज़ब्त सिस्टम लागू नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़ब्त सिस्टम हर जगह नहीं फैला, हर जगह इस्टेब्लिश नहीं हुआ, कुछ कुछ एरियाज़ में ही हुआ और कुछ कुछ एरियाज़ में नहीं हुआ। वहीं अगर हम ज़मींदार्स की बात करें तो ज़मींदार लोकल चीफ्टन्स या विलेज हेडमैन थे, और कई जगह पर ज़मींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। क्या थे? बहुत ज़्यादा पावरफुल। अगर मुग़ल ऑफिसर्स या जागीरदार किसानों पर ज़्यादा जुल्म या टैक्स का प्रेशर डालते तो ज़मींदार और पीजेंट्स मिलकर मुग़ल एम्परर के ख़िलाफ़ ही रेबेलियन कर देते थे। और 17th सेंचुरी के एंड में, इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, क्या हुआ? 17th सेंचुरी के एंड में ऐसे रिबेलियंस ने मुग़ल एम्पायर की स्टेबिलिटी को हिला दिया। अब क्या है भाई, ज़मींदार है और ये पीजेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इस ज़मींदार के साथ ये पीजेंट्स भी मिल गए हैं, तो अब ज़मींदार जो है वो भी पावरफुल हो गया है, ठीक है। अब लोकल रीजन में अगर कोई एक टाइम से रह रहा है, बहुत लंबे टाइम से, तो वो तो पावरफुल हो ही गई। यहाँ के जितने भी लोग होंगे अब इस पीजेंट का साथ देंगे, ठीक है। तो अब ये जो ज़मींदार है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने राजा के खिलाफ ही खड़े होना चालू कर दिया है। सो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो ज़ब्त सिस्टम था, ज़ब्त सिस्टम ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूरेसी को बढ़ा दिया था। लेकिन वहीं अगर ज़मींदार्स की बात करें तो ज़मींदार्स ने ये प्रूव कर दिया कि अगर मुगल्स लोकल लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो रिवोल्ट्स होने तय हैं। ज़मींदार्स ने पीजेंट्स की हेल्प ली और वो क्या हुए, पावरफुल बन गए, और राजा के ख़िलाफ़ क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ़? किंग के ख़िलाफ़। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड को एकदम गहराई से हम लोग समझते हैं कि अकबर की पॉलिसीज़ की पूरी डिटेल हमें मिलती है उनके क्लोज फ्रेंड और कोर्टियर अब्दुल फजल की बुक में। किसकी बुक में? अबुल फजल। अब
अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड को हम समझते हैं, अकबर की क्या क्या पॉलिसीज़ रहीं। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में। अकबर की पॉलिसीज़ को डिटेल में हम समझेंगे, और अकबर की पॉलिसीज़ की पूरी डिटेल हमें मिलती है उनके क्लोज़ फ्रेंड और कोर्टियर अबुल फज़ल की बुक अकबरनामा में। किसकी बुक में? अबुल फज़ल की बुक थी अकबरनामा। इसमें हमें अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है। यही अकबरनामा जो थी, ये अकबरनामा 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड थी। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या था? अकबर के जो एंसेस्टर्स थे, फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर्स की कहानियाँ थी। सेकंड वॉल्यूम में अकबर के रीजन के इवेंट्स, मतलब अकबर के टाइम में क्या क्या घटना हुई, उसके रीजन के इवेंट्स थे, ठीक है। और अगर हम बात करें थर्ड वॉल्यूम में, तो थर्ड वॉल्यूम को कहा जाता है आईन अकबरी, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर की आर्मी, उसका रेवेन्यू और उसकी ज्योग्राफी की डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अकबर की पॉलिसीज़ की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अकबरनामा से, जो अबुल फज़ल ने लिखी थी, और ये अकबर का क्लोज फ्रेंड और कोर्टियर था। जो अकबरनामा है वो 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड है, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम एंड थर्ड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर्स की कहानियाँ मिलती हैं। सेकंड वॉल्यूम में अकबर के रीजन के इवेंट्स, मतलब उस टाइम में क्या क्या घटना घटी, ये सब हमें पता चलता है। और थर्ड वॉल्यूम, जिससे आईन अकबरी हम कहते हैं, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू और ज्योग्राफी की हमें क्या मिलती है? पूरी डिटेल मिलती है, ठीक है। अब अकबर के अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो अकबर ने पूरे अम्पायर को सूबाज में डिवाइड किया था। सूबा जिसको हम कहें प्रोविंसेस या स्टेट्स, तो अकबर ने पूरे अम्पायर को सूबाज में डिवाइड किया था। इसमें फर्स्ट था हमारा सूबेदार। जो सूबेदार था वो क्या था? पॉलिटिकल और मिलिट्री हेड था, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हेड। सेकंड आता है हमारा दीवान। जो दीवान था ये फाइनेंशियल ऑफिसर था। दीवान फाइनेंशियल ऑफिसर था जो रेवेन्यू और टैक्स के हिसाब को रखता था। उसके बाद आता है हमारा बख्शी। जो बख्शी था वो मिलिट्री पे मास्टर था, मतलब सैनिक वेतन अधिकारी, जो सैनिकों को क्या देता था? सैलरी देता था। उसके बाद आता है सदर। सदर जो था वो मिनिस्टर था किसका? रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज का। उसके बाद आती है पोजीशन कोतवाल की। कोतवाल जो था वो टाउन पुलिस कमांडर था, मतलब जो भी टाउन में कोई मान लो कुछ भी घटना घटती है या छोटा मोटा क्राइम होता है तो वो सब देखना इसके अंडर होता था। उसके बाद आती है पोजीशन फौजदार की, और जो ये फौजदार है वो हुआ करता था मिलिट्री कमांडर इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। कौन? फौजदार। तो हमने देखा कि जो अकबर था, अकबर ने अपने प्रोविंसेस को सूबाज में डिवाइड किया था, ठीक है, जिनको हम प्रोविंसेस या स्टेट कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी तरीके की पोजीशन होती थी। पहला सूबेदार, जो सूबा का पॉलिटिकल और मिलिट्री हेड था। उसके बाद आता था दीवान जो था फाइनेंशियल ऑफिसर था, जो रेवेन्यू और टैक्स का हिसाब रखता था। उसके बाद आता है बख्शी। जो बख्शी था वो मिलिट्री पे मास्टर था, मतलब सैनिक वेतन अधिकारी। उसके बाद आता है सदर यानी मिनिस्टर इन इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनॉज से जितने भी रिलेटेड मैटर होते थे ये उनसे डील करता था। उसके बाद आता है कोतवाल जो था वो टाउन पुलिस कमांडर था, ठीक है, और जो फौजदार था वो मिलिट्री कमांडर था डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद अकबर की एक फेमस पॉलिसी आती है जिसे हम कहते हैं सुलाह-ई-कुल।
अब अकबर की रिलीजियस पॉलिसी अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इसमें इबादत खाना से सुलाही कुल तक का सफ़र। ठीक है, तो अगर हम इबादत खाना की बात करें 1575 फतेहपुर सीकरी, तो अकबर ने एक हॉल बनवाया जहां वो मुस्लिम स्कॉलर्स, हिंदू पंडित्स, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, ठीक है, और जोरार्थन्स के साथ रिलीजियस डिस्कशन करते थे, किसमें, इबादत खाना में 1575 फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद अकबर ने देखा कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स रिजिड या ऑर्थोडॉक्स हैं वो सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, वो सोसाइटी में हेटरेट फैला रहे हैं, वो लोगों में डिवीज़न कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बजाय लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और सोसाइटी में नफरत फैला रहे हैं। कौन? ऐसे प्रीस्ट जो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ऑर्थोडॉक्स हैं। फिर अकबर एक नया विजन लेकर आया जिससे कहा गया सुलाही कुल। ठीक है, सुलाही कुल से पहले क्या एग्जिस्ट करता था? सुलाही कुल से पहले एग्जिस्ट करता था इबादत खाना, जिसमें जो अकबर है वो मुस्लिम स्कॉलर्स, हिंदू पंडित, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट और जोरार्थन्स के साथ रिलीजियस डिस्कशन करते थे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जो प्रीस्ट हैं वो ऑर्थोडॉक्स होने लगे या जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होने लगे और सोसाइटी में हेटरेट और डिवीज़न का काम करने लगे, तो अकबर ने एक नया विजन बनाया जिसको कहा गया सुलाही कुल, मतलब सबके साथ भाईचारा। ठीक है, इसमें एक रिलीजन को फोर्स करने की बजाय ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, इन तीनों चीज़ों पर क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा इन तीनों चीज़ों पर। और अबुल फजल ने इस प्रिंसिपल पर गवर्नेंस का मॉडल तैयार करने में अकबर की क्या की थी? अकबर की मदद की थी। क्या मदद की थी अकबर की? इस प्रिंसिपल पर गवर्नेंस का मॉडल तैयार करने में अकबर की मदद की थी। अगर हम इस टॉपिक का कंक्लूजन देखें तो अकबर की सक्सेस का सीक्रेट था उनका स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम सूबास के नाम से जानते हैं, और उनका ओपन माइंडेड विजन जो है सुलाही कुल, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देना और सोसाइटी में ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस ये मेंटेन करना, जिसने हर रिलीजन के लोगों को एक साथ जोड़ के रखा। और अब हम देखते हैं मुग़ल एम्पायर इन 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी को मुग़ल एम्पायर का गोल्डन एज पीरियड भी या फिर हम कहें पीक पीरियड माना जाता है। शाहजहाँ जहांगीर के दौर में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने मुग़ल कोर्ट को दुनिया का सबसे वेल्दी और ग्लैमरियस कोर्ट बताया। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड, आर्किटेक्चर और हैंडीक्राफ्ट अपने पीक पर था इस टाइम पे, और मनसबदार और नोबिलिटी के पास अपार दौलत थी, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। किनके पास इस टाइम में बहुत ज़्यादा वेल्थ थी? मनसबदार के पास, इनके पास बहुत पैसा था इस टाइम में। ठीक है, वहीं अगर हम डार्क रियलिटी की बात करें इसकी, तो इस गोल्डन एज के पीछे एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी भी थी। जो टॉप 445 मनसबदार्स जो थे, टॉप 445 मनसबदार्स, जो टोटल मनसबदार का सिर्फ 5.6% थे, पूरे अम्पायर का रेवेन्यू का 61.5% हिस्सा अपनी सैलरी और ट्रूप्स पर खर्च कर देते थे। देखा आपने कितना खर्चा कर रहे हैं ये, कि जो 445 मनसबदार थे, जो टोटल, मतलब मान लो ये 100% है, तो इस टोटल में से ये लगभग 5.6% इनका हमने निकाल लिया, और पूरे अम्पायर का रेवेन्यू का 61.5% ये अपनी सैलरी और ट्रूप्स पर खर्च कर देते थे, और बाकी बचा हुआ छोटा सा हिस्सा किसानों, आर्टिसंस और लोअर लेवल वर्कर्स तक पहुंचाते थे। पीजेंट्स के पास सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं बचता था। पीजेंट्स के पास सेविंग्स के नाम पे सब कुछ था क्या? ज़ीरो, क्योंकि ज़्यादातर अर्निंग टैक्स में ही चली जाती थी उनकी। अब भाई पीजेंट की ज़्यादातर अर्निंग टैक्स में चली जाएगी तो वो कहाँ से सेव करेगा? उसके पास तो सेविंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और इससे इनकी क्या जो कंडीशन है, इससे जो पीजेंट्स हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही मिजरेबल होती जाएगी। तो ये थी इसकी डार्क रियलिटी। वहीं अगर हम वापस आएँ गोल्डन एज पीरियड पर, तो अगर हम बात करते हैं शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ ने जब अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली जब शिफ्ट की,
तो इस नए शहर का नाम उन्होंने शाहजहानाबाद रखा था। तब उन्होंने क्या बनवाया, तब उन्होंने रेड फोर्ट बनवाया था दिल्ली के अंदर, जिसे हम लाल किला के नाम से जानते हैं। किसने? शाहजहां ने। रेड फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि ये मुग़ल पावर का एपिसेंटर था। इसके अंदर दो सबसे इम्पोर्टेंट हॉल थे। पहला था दीवाने आम। अब जो दीवाने आम था, जहाँ राजा आम जनता यानी कॉमन पीपल या हम कहें कॉमन पब्लिक से यहाँ पर मिलता था, ठीक है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम सुनता था और उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उनको जो राजा है वो देता था उस टाइम पे। तो रेड फोर्ट के अंदर दो बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट हॉल्स थे, जिसमें से एक था दीवाने आम, जहाँ राजा आम जनता यानी कॉमन पब्लिक से मिलता था और उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। दूसरा था दीवाने खास। दीवाने खास वो हॉल था जहाँ राजा अपने खास मिनिस्टर्स और फॉरेन एम्बेसडर से मिलते थे। दीवाने खास क्या है? दीवाने खास वो हॉल था जहाँ राजा अपने स्पेशल या हम कहें खास मिनिस्टर और फॉरेन एम्बेसडर से मिलते थे। यहाँ शाहजहाँ का प्रसिद्ध पीकॉक थ्रोन, जिसे तख्त-ई-तौस कहते हैं, तख्त-ई-तौस, वो रखा जाता था, और जिसमें वर्ल्ड फेमस क्या था, इस तख्त-ए-तौस में वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड जड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये था शाहजहाँ के बारे में। अब अगर दूसरे हम गोल्डन एज में अगर बात करें तो वो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है रेड फोर्ट के ठीक सामने शाहजहाँ ने बनवाई, जो उस टाइम पर इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक थी। इस रेड स्टोन और वाइट मार्बल का यूज़ करके इसको बनवाया गया था, और ये दिखाता है कि शाहजहाँ के टाइम पर मुग़ल एम्पायर में आर्किटेक्चर और रिलीजियस पैट्रोनाइजिंग कितनी ग्रांड लेवल पर पहुंच चुकी थी। 1656 में इसका काम ख़त्म हुआ, और लगभग इसमें कैपेबिलिटी थी कि इसमें एक साथ 25,000 लोग, 25,000 वर्शिपर्स क्या पढ़ सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम मुग़ल मिनिएचर और पेंटिंग की बात करें तो आर्किटेक्चर के अलावा 17वीं सेंचुरी में मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग्स अपने पीक पर पहुंच गई, और जहांगीर को नेचर और रियलिज़म का बहुत शौक़ था। उनके टाइम पर बर्ड्स, एनिमल्स और फ्लावर्स की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, और शाहजहाँ के टाइम पर पेंटिंग्स में गोल्ड लीफ यानी सोने का वर्क, ब्राइट कलर्स और ग्रैंड कोर्ट सीन्स का यूज़ होने लगा। पेंटिंग्स में रूलर के सर के पीछे एक हेलो यानी रोशनी का चक्र, जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि जो भगवान जी होते हैं उसमें दिखाया जाता है कि उनकी जो सर के पीछे जो लाइट दिख रही होती है, ऐसे अब क्या हो गया, राजाओं की पेंटिंग के पीछे ये रोशनी का चक्र या हेलो दिखाया जाने लगा, ताकि उन्हें डिवाइन क्या माने जाने लगे, ताकि उन्हें लोग डिवाइन मानने लगे और उन्हें डिवाइन लुक मिल सके। और इन पेंटिंग्स में पर्शियन प्रिसाइजेशन और इंडियन थीम्स का एक कमाल का फ्यूजन दिखता था। तो शाहजहाँ के दौर को गोल्डन एज ऐसे ही नहीं कहते। एक तरफ जहाँ ताजमहल, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद जैसे मॉन्यूमेंट्स ने दिल्ली और आगरा का चेहरा बदल दिया था, वहीं पर दूसरी तरफ गोल्डन लीफ से बनी मिनिएचर पेंटिंग्स ने कोर्ट की शान और शौकत में चार चांद लगा दिए थे। तो इसलिए हम मुग़ल एम्पायर 17वीं सेंचुरी के मुग़ल एम्पायर को हम गोल्डन एज पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन आखिर कैसे हुआ। तो जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब 25 साल तक क्या करा उसने, डेक्कन में वो मराठास से लड़ता रहा, ठीक है। औरंगज़ेब 25 साल तक डेक्कन में मराठास से लड़ता रहा, जिससे एम्पायर की जो फाइनेंशियल और मिलिट्री रिसोर्सेज पूरी तरह से ड्रेन हो गए, पूरी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा वीक पड़ गए, और
जो एम्पायर है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। वहीं जागीरदारी क्राइसिस देखने के लिए मिला, जहाँ पर क्या हुआ, जो मनसबदार्स थे, मनसबदार्स की संख्या क्या हो गई, मनसबदार्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो जागीर थी यानी लैंड वो कम पड़ गई। ठीक है, नतीजा क्या हुआ, जो जागीरदार्स ने किसानों से ज़बरदस्ती ज़्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जिससे पीजेंट्स और ज़मींदार्स ने रिवोल्ट शुरू कर दिए। और पीजेंट्स और ज़मींदार जब साथ में आए तो जो ज़मींदार थे उनकी पावर बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो पावरफुल हो गई, जिसकी वजह से वो रिवोल्ट करना चालू हो गए। और तीसरा रीज़न था इनके वीक सक्सेसर्स। औरंगज़ेब की डेथ के बाद कोई कैपेबल रूलर नहीं आया और कोर्ट में नोबल्स और गवर्नर्स पावरफुल हो गए और ये लोग आपस में ही लड़ते रहे, जिससे क्या हुआ, मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद सेंट्रल कंट्रोल वीक होते ही मुग़ल गवर्नर्स जो सूबेदार्स थे, कौन, सूबेदार्स ने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए, जैसे हैदराबाद में असफ जहाँ, अवध में सादत खान और बंगाल में मुर्शिद कुली खान। और अगर हम और रीजंस की बात करें तो जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ थी कि उन ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ ने राजपूत और सिख अलाइज को मुगल से क्या कर दिया, दूर कर दिया। और औरंगज़ेब की डेथ जब हुई 1707 में, तो औरंगज़ेब की 1707 में डेथ के बाद रिपीटेड सिविल वॉर्स यानी कुर्सी के लिए ही आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इससे सेंट्रल कंट्रोल कमज़ोर पड़ गया और लोकल सूबेदार्स यानी रीजनल गवर्नर्स थे, जैसे हैदराबाद, अवध और बंगाल के, उन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी की बात सुनना ही बंद कर दिया और अपनी अलग ज़मीन संभालने लगे। 1670s की अगर हम बात करें तो 1670s में क्या हुआ, 1670s से ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में मुगल्स की डोमिनेंस को डायरेक्ट चैलेंज किया। औरंगज़ेब के बाद मराठा कॉन्फिडेंसी इतनी ताकतवर हो गई कि उन्होंने मुगल से टैक्स तक लेना शुरू कर दिया था। तो आपने देखा कहाँ पहले मुग़ल एम्पायर इतना विशाल था कि सबको उसकी बातें माननी पड़ती थी, बट 1670s तक क्या हाल कर दिया, जो मराठास थे अब वो मुग़लों से टैक्स ले रहे थे। उसके बाद जब मुग़ल्स अंदर से खोखले हो गए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंट्री मारी। उन्होंने धीरे धीरे मुग़ल अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया और 1803 तक आते आते मुग़ल एम्पायर को सिर्फ ब्रिटिश पेंशनर यानी पेंशन पर जीने वाला बनाकर रख दिया था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मुग़ल एम्पायर क्यों गिरा था, तो इसके 5 मेन वर्ड्स आप याद रखिएगा। पहला, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री ड्रेन, सेकंड, जागीरदारी क्राइसिस, थर्ड, वीक सक्सेसर्स, फोर्थ, पावरफुल सूबेदार्स और फिफ्थ, नादिर शाह एंड ब्रिटिश इन्वेजन। तो अगर हम बात करें मुग़ल एम्पायर के लास्टिंग इम्प्रेशन की, तो भले ही 18th सेंचुरी में मुग़ल पॉलिटिकल पावर वीक हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी मॉडर्न इंडिया में हमें देखने के लिए मिलती है। अगर हम पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म की बात करें तो मुग़ल एम्परर भले ही बाद में सिर्फ नाम के रूलर थे, लेकिन दिल्ली में रेड फोर्ट, ताजमहल, हुमायूं टॉम जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। और आज भी 15 अगस्त को देश के प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट से ही तिरंगा फहराते हैं। वहीं अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी की बात करें तो आज भी हमारे लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मुग़ल पीरियड के शब्द यूज़ होते हैं, जैसे ज़मींदार, तहसीलदार, पटवारी, सूबा, डिस्ट्रिक्ट, ये सब। मुग़ल आर्किटेक्चर जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम, मुग़ल क्विजीन जैसे बिरयानी, मुगलाई डिशेस, म्यूज़िक और पर्शियन हिंदी ब्लेंड से बनी उर्दू लैंग्वेज आज भी हमारे कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनी हुई है। और जो मनसबदारी और रेवेन्यू सिस्टम है उसने लेटर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फ्लुएंस किया था।
सो ओवरऑल क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर, बाबर की मिलिट्री विक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस से लेकर एक विशाल एम्पायर की नींव रखने की कहानी है, जिसे अकबर ने मनसबदारी, ज़ब्त सिस्टम, लैंड क्लासिफिकेशन और सुलाही कुल जैसे विजनरी आइडियाज़ से एकदम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाया। शाहजहाँ के गोल्डन एज में ताजमहल, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद जैसे ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स के साथ अम्पायर अपने पीक पर पहुंचा, लेकिन औरंगज़ेब के टाइम 25 साल के डेक्कन वॉर्स, फाइनेंशियल ड्रेन, जागीरदारी क्राइसिस, मराठास के रिवोल्ट और वीक सक्सेसर नादिर शाह के अटैक और ब्रिटिश की एंट्री ने इसका डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन कर दिया। लाखों चैलेंजेस के बावजूद मुगल्स की लेगेसी आज भी इंडिया के आर्किटेक्चर, लैंड रिवेन्यू, टर्म्स और पॉलिटिकल सिंबल्स में ज़िंदा है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर 4 का हर कॉन्सेप्ट बाबर से लेके ब्रिटिश रूल तक और मनसबदार से लेकर ज़ब्त सिस्टम तक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये फुल चैप्टर सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाना है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।